नमस्कार। वेलकम टू वेदप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ज्योमेट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी सीजीएल की। अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी सीजीएल में प्री और मेंस में दोनों में एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर एसएससी की चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वह एमटीएस होता है जो सबसे लो है। लो मतलब इन द टर्म्स कि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन टफ ईजी आता है। CHSL हो गया, CPO हो गए और CGL हो गए। तो यहाँ पे हर सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर हम हायर एग्जाम की बात करें जैसे कैट वगैरह में, तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन बैंकिंग जैसे हो गया, बैंकिंग में ज्योमेट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन स्टेट लेवल के एग्जाम जैसे UPPCS में इससे UPSI में इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जैसे NTPC हो गया, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे हाई स्कूल के सिलेबस में भी होता है। ठीक है, आप चाहे यूपी बोर्ड से हो चाहे CBSE बोर्ड से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज्योमेट्री में देखो, यहाँ पे जो सबसे दुविधा आती है बच्चों को कि यहाँ पे थ्योरम काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थ्योरम काफ़ी सारे याद करना पड़ता है। और अगर आपने थ्योरम याद नहीं किया और आप एग्ज़ाम में उस टाइम पे थ्योरम वहाँ पे निकाल के फिर करना चाह रहे हो तो आपको फिर स्पीड नहीं आएगी। जैसे एग्जाम एसएससी की बात करें तो यहाँ पे टाइम बहुत ही कम होता है और बहुत कम समय में हमको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसलिए हमको क्या है कि कुछ चीज़ें पहले से बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ज्योमेट्री में जो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हम समझेंगे पहले एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल से शुरुआत करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, फिर ट्राइंगल पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, फिर सर्कल पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको 2D फिगर ही तो पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एंगल से। तो अगर आप पहली हेडिंग डालना चाहो तो आप डाल सकते हो लाइन एंड एंगल। जो सबसे बेसिक चीज़ है हमको यह आना चाहिए, लाइन एंड एंगल क्या होता है। ठीक है, लाइंस एंड एंगल। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइन क्या होता है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट क्या होता है ना कि एक इनफाइनेटसिमल, मतलब एक इतना सूक्ष्म जिसका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे यह एक बनाया पॉइंट, तो इसको तो आप मेजर कर सकते हो, लेकिन इसको हाइपोथेटिकली हम मानते हैं कि एक पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा इस प्लेन में एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिसको ना आप इसका ब्रेड्थ, ना हाइट, ना इसका लेंथ माप मेजर कर सकते हो। ठीक है, ये इनफाइनेटसिमल यानी अत्यंत सूक्ष्म होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल। और इसके लिए जो सही वर्ड होता है यह होता है इनफाइनाइटेसिमल। ठीक है, ये वर्ड आप पढ़ते होंगे इंग्लिश में कि इनफाइनाइटेसिमल। क्लियर है, तो यह अत्यंत बहुत ही छोटा होता है, तो इसको बोला जाता है पॉइंट को हम PT से इसे डिनोट कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर हम इनफाइनाइट पॉइंट को इस तरह से मीट कर देना, इनफाइनाइट पॉइंट को मीट कर देते हैं तो हमको मिलता है एक लाइन। तो हमको क्या मिलेगा, लाइन। तो लाइन दोनों तरफ में एक्सटेंड हो सकता है, इधर भी एक्सटेंड हो सकता है, इधर भी। तो एक लाइन क्या होगा, यह भी इनफाइनाइट होता है, यह अनंत हो सकता है। और एक लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखो एक लाइन सेगमेंट ये होगा कि जैसे ये दो हमको क्या है, दो पॉइंट को हमने मीट कर दिया, यह मान लो A है, यह B है, तो AB को बोला जाएगा कि एक लाइन सेगमेंट है। यानी यहाँ पे दो एंड पॉइंट थे, तो इनका एंड पॉइंट क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। और ये इस लाइन का एंड पॉइंट नहीं है, कोई डेफिनेट नहीं है, यह भी अनंत की तरफ एक्सटेंड कर रहा है और यह भी अनंत की तरफ जा रहा है। क्लियर है। इसी तरह आप एक वर्ड सुनते होंगे रे, मतलब रेखा, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो रेखा में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट एक डेफिनेट होता है, एक पॉइंट से होकर क्या हो इस तरह से यह अनंत की तरफ। तो जहाँ पे भी इस तरह से एरो लगेगा ना, इसका मतलब है कि यह इसके मोशन को दिखा रहा है कि यह चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनफाइनाइट तो इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक एरो दे देते हैं। तो ये हमको रिप्रेजेंट करता है कि यह लाइन आगे बढ़ती जा रही है। और कुछ टर्म जैसे प्लेन आता है, तो प्लेन आपको मेंसुरेशन आपने कवर कर लिया, तो प्लेन तुम्हारा ये हो गया। प्लेन क्या हो गया, ये जिसमें लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया। ठीक है, यह एक फिगर होता है। ठीक है, यह एक 2D फिगर हो गया। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि यह एक फ्लैट सरफेस होता है जो 2 डायमेंशनल होता है, और इसमें कोई भी क्या, अगर 2 डायमेंशनल है तो कोई भी इसमें थिकनेस नहीं होगा।
तो इसी प्रकार देखो इसमें भी थिकनेस नहीं होता, लाइन में भी, इसमें भी थिकनेस नहीं होगा, इसमें भी थिकनेस नहीं होगा। ये जैसे देखो हम तो यहाँ पे हमको क्या रिप्रेजेंट करना होता ना, तो हाइपोथेटिकली अगर हम करेंगे तो इसमें कोई थिकनेस नहीं होता, और ना आप इसको भी मेजर करने लग जाओगे तो इसका भी कुछ ना कुछ आप थिकनेस निकाल ही लोगे। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक से टर्मिनोलॉजी हो गई। और कुछ चीज़ें देखो समझ लो जो आपको ज्योमेट्री में बार बार आएंगे वर्ड, तो इनको पहले से आप इससे अवगत रहो। अब एक वर्ड आता है आपको पैरेलल लाइंस, तो यह मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। पैरेलल लाइंस क्या मतलब हो गया? ये पैरेलल लाइंस हो गए जो एक दूसरे को कहीं टच ना करें। एक आता है आपका परपेंडिकुलर लाइन, दो लाइन कहाँ पे मीट करें, इस तरह से आप 90 डिग्री बोल सकते हो। तो ये हो गया हमारे क्या, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, यह परपेंडिकुलर लाइन हो गया। यह परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट, अगर इस तरह से लिखा जाएगा तो बोला जाएगा परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर हमसे बोला जाएगा परपेंडिकुलर लाइन तो यह हो गया। और एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी इसे दो लाइन इस तरह से आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो हो सकता है कि यह 90 डिग्री पर भी इंटरसेक्ट करें। ठीक है, तो जहाँ पे यह इंटरसेक्ट करती है इनको बोला जाता है कनकरेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कनकरेंट लाइन, कनकरेंट लाइंस। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर, इसको पैरेलल। अब देखो एक वर्ड और आता है कोलिनियर। देखो अगर किसी एक लाइन पे 3 पॉइंट, ठीक है, किसी एक लाइन पे 3 पॉइंट है, उसी उसी पॉइंट पे है, सॉरी उसी लाइन पे है, यानी एक ही प्लेन में, तो इनको बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कोलिनियर पॉइंट बोला जाता है। और इस लाइन को बोलते हैं कोलिनियर, इनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट, और इस लाइन को बोलते हैं कोलिनियर लाइन। तो इनको क्या बोलोगे? कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। क्लियर है? और अगर एक प्लेन पे नहीं, मान लो 2 पॉइंट, जैसे 3 यहाँ पे हैं, एक पॉइंट मान लो आपको यहाँ पे है, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा नॉन कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट। ठीक। अब देखो एक वर्ड और आता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है कि दो लाइन जहाँ पे मीट करती है उनको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इन लाइंस को बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है। एक होता है कि जैसे एक ही प्लेन में, अगर हमारे एक ही प्लेन में पॉइंट हैं, जैसे मान लो ये प्लेन है, तो इस प्लेन में अगर पॉइंट है तो इनको बोला जाता है को प्लानर, को प्लानर। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? को प्लानर। हालांकि ये वर्ड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप जानते रहिए। अगर यह एक पॉइंट पे, इस प्लेन पे नहीं, मान लो या इधर है कहीं, या स्पेस में मान लो ऊपर है, 3D डायमेंशन है ना, जैसे यह लेंथ है, यह ब्रेड्थ है, तो मान लो यह हमारे हाइट के लॉन्ग है, जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नॉन कोप्लानर। ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी, इनको जान लीजिए एक बार, बाकी क्वेश्चन में जब आप करेंगे तो खुद ही सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एंगल की चर्चा एक बार हमने आपको बहुत शुरुआत में जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया तब भी एक बार किया था, कि जैसे मान लो ये हमारा एक लाइन है, इसको हमने क्या एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट किया, यह बन गया हमारा इस तरह से, मान लो ये हमारा लाइन ओ ए था, अब यह ए डैश हो गया। तो इस ए ओ डैश के बीच में जो ये सेक्टर बनता है ना, ये जो यह मेजरमेंट होता है, इसी को क्या बोलते हैं? हम एंगल बोलते हैं। तो ये कितना हो गया? थीटा हो गया। अब देखो हम काम की बात शुरू करते हैं, जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा। पहला चीज़ देखो, इसको थ्योरम भी समझ लो, कि अगर हमारा इस प्रकार से 3 पैरेलल, मान लो कुछ पैरेलल लाइन्स हमको दिया है ना, ये पैरेलल लाइन्स हो गए। अब मान लो एक हमको ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। क्लियर है? तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, तो देखो जैसे यह मान लेते हैं, यह हमारा ए है, बी है, सी है, इसको क्या बोले? डी, ई एंड एफ। तो जो देखो अगर ये पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, और इनको इंटरसेक्ट करता है कोई लाइन, ठीक है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होंगे ना, वह क्या होंगे? वह इक्वल होंगे। और इन लाइन को जानते हो क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा भी बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इन दोनों को बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइंस। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइंस। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन से जो जो ये सेगमेंट है ना, जो इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट, जैसे यहाँ पे यह हो गया, यहाँ पे यह हुआ, ठीक है, इसी तरह यह भी, तो यह क्या होता है? यह इनके जो रेशियो होते हैं ना, यह इक्वल होते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि ए बी अपान में बी सी बराबर में डी अपान में डी अपान में क्या? ई एफ, यह इक्वल होगा। और यह आप समझ भी पा रहे हो, क्योंकि देखो अगर यह हमारी दोनों लाइंस क्या हैं? ट्रांसवर्सल हैं,
तो ये जो जो इंटरसेक्शन एरिया होगा ना, जो इनका क्या बोलते हैं रेशियो बनेगा ना, वह इक्वल होगा हमेशा। और अगर आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिखना चाहो ना तो कभी तभी कोई दिक्कत नहीं, जैसे ए बी अपान में आप चाहो तो इसको लिख लो डी ई, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हो बी सी अपान में कितना, बी सी अपान में ई एफ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका सेम है। या चाहो तो देखो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ए बी अपान में डी इधर लेते जाओ, बी सी इधर लेते जाओ। तो ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद करिए। अब देखो यही ज्योमेट्री में यही इसीलिए सबको बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि यहाँ पे बहुत सारे थ्योरम, अभी आप देखते रहिएगा, इसमें लगभग लगभग आपको पूरा सर्कल तक कंप्लीट करते करते हम लोग को कम से कम 20-25 थ्योरी पढ़ना पड़ जाएगा, या ऊपर ही जाएगा, कम से कम 30 होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, 30 हैं 40 हैं, लेकिन वह क्या होता है ना, एक सर्टेन टाइम के बाद प्रैक्टिस करने के बाद वह याद हो जाती हैं। और उनके पीछे की अगर हमारे अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो उनको याद करना कोई कठिन नहीं होता है। तो यह एक एडवांटेज होता है हमारे पास। और इसमें ऐसा, और देखो अभी अभी आप शुरुआत कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या यह कोई सर्टेन एंगल पे होना चाहिए। नहीं, यह अगर लाइन हमारी इस तरह से भी है ना तब भी है, मान लो यह अगर हमारा डी है ई है तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी यह जो थ्योरम है ना यह ट्रू होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एंगल्स की बात करते हैं जो मुझे पता है कि बहुत सभी लोगों को पता होगा कि जैसे एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी थीटा क्या हो, वह 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में हो। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जिसको बहुकोण बोलते हैं या अधिक कोण बोलते हैं, सॉरी अधिक कोण बोलते हैं, वह क्या होना चाहिए, वह 90 से 180 के बीच में होना चाहिए, 90 से लेके 180 की डिग्री के बीच में हो जाए। यह राइट एंगल हो गया, यह क्या हो गया आपका 180 डिग्री हो गया, सॉरी ऑब्ट्यूज हो गया, ठीक है। यह हो जाएगा टोटल 180, तो 180 से और यह 90 है, इसके क्या बीच में होगा। और अगला होता आपका क्या, अगला होता आपका रिफ्लेक्स, ठीक है। एक तो स्ट्रेट होता है जिसको स्ट्रेट भी हम बोलते हैं, स्ट्रेट देख लो, इन सारी चीज़ों को लिखते नहीं है क्योंकि यह अंडरस्टूड बिल्कुल। स्ट्रेट का मतलब यह स्ट्रेट है एकदम बिल्कुल, तो यह एंगल कितना बन जाएगा, यह थीटा बराबर 180 हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और लास्ट होता है जिसको रिफ्लेक्स बोलते हैं, रिफ्लेक्स, ठीक है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या हो गया कि यह हमारा एंगल है ना, कुछ इस प्रकार से एंगल बने, तो यह जो हमारा एंगल बनता है ना, यह 180 से लेके 180 से ऑलवेज बड़ा होगा, और यह थीटा 180 से बड़ा होगा, और 360 से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखो 360 यह पूरा कंप्लीट करेंगे, यहाँ 360 कंप्लीट होगा, और यह हो जाएगा हमारा कितना 180, यानी यह एंगल इसके बीच में होता है, इतने के बीच में होता है। तो छोटी बात, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो एक बार देख लो। अगली कुछ चीज़ें, जैसे आपको वर्ड यूज होगा कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड, तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री तो बहुत बार यूज हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री में। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि अगर अल्फा प्लस बीटा है तो उनका सम कितना होता है, 90 डिग्री है। जैसे यह हमारा मान लो यह है, यह अल्फा डिग्री और यह बीटा डिग्री है, तो आप कहोगे यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री हैं ईच अदर के। अब दूसरा वर्ड हमने वो आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, एक बार आया था क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री। तो इसको पूरक कोण बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री को क्या बोलते हैं, पूरक, और इसको संपूरक, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कहीं अगर हिंदी में होगा तो आप देख लेना एक बार, लेकिन इसको बोलते हैं हम पूरक कोण, इसको बोला जाता है पूरक कोण। और दूसरा हमारा है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, देखो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जब इनका सम 180 डिग्री हो, जैसे हम कहें यह मान लो हो गया, इस पॉइंट पे हम कर रहे हैं, यह आपका थीटा 1 है, मान लो यह थीटा 2 है, तो यहाँ पे आप कहोगे थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आप कहोगे थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, तो इसको बोलते हैं संपूरक कोण। क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। एक बार आप इसको जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमने बताया न्यून कोण, देखो एक होता हमारा क्या, एक्यूट एंगल, तो इसको बोलते हैं न्यून कोण। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, इसलिए मैंने इसको लिखना नहीं समझ रहा हूँ, बस ऊपर ऊपर से मैं बता दे रहा हूँ। और क्या होगा जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो खुद ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि इसको, अब इसको पूरा एकदम छोटी छोटी चीज़ समझना है। ये हमने बोला ऑब्ट्यूज है,
तो इसको बोलते हैं अधिक कोण से। इसको भी एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। रिफ्लेक्स कोण का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है इसका एग्जैक्ट हिंदी क्या है, परावर्तित या ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, और स्ट्रेट का भी नहीं याद है, ठीक है। इन दोनों का हिंदी आप चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। तो हमने सप्लीमेंट्री एंगल देख लिया, ठीक है। अब आगे और कुछ चीज़ें समझ लेते हैं जो हमेशा यूज होगा। एक होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आता है कि वर्टिकली अपोजिट। इसका क्या मतलब होगा कि दो अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यह एंगल जो मान लो थीटा है ना, θ1, और यह एंगल मान लो θ2 है, तो यह एक दूसरे को बोला जाएंगे कि अपोजिट है, वर्टिकली क्या है, अपोजिट है, ठीक है। इनको बोला जाएगा, या इसी प्रकार जैसे मान लो यह अल्फा है या बीटा है, इनको बोला जाएगा अब वर्टिकल अपोजिट है। क्या बोलते हैं इनको? वर्टिकली अपोजिट, लंबवत विपरीत, ठीक है। अगला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा वर्ड आएगा, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल की बात एक बार हो चुकी है। एडजेसेंट एंगल को समझ लो क्या होता है। जैसे मान लो ये हमारा एंगल है ना, तो यह मान लो एक लाइन है इसके बीच में, तो इसमें क्या है, जैसे ए ये हो गया, बी मान लो ये हमारा ओ है, ये हमारा सी है, या बी है। तो एडजेसेंट एंगल में क्या होता है कि एक जैसे दो एंगल हैं, एक एंगल यह है, ए और बी लाइन द्वारा बनाया जा रहा है, मान लो इसको थीटा मान लिया, और एक एंगल बन रहा है यह बी और सी लाइन के द्वारा बनाया जा रहा है, बी और ओ सी के लाइन के द्वारा θ2 बनाया जा रहा है। तो इनको बोला जाएगा एडजेसेंट है। क्यों? एक तो यह एक दूसरे के आपस एकदम बिल्कुल बगल में, और इनके बीच में जो एक लाइन है वह कॉमन होना चाहिए। तो जैसे इसमें देखो ओ भी दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, ठीक है। तो यही इसकी पहचान होती है कि एक लाइन इसमें क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और देखो इसी एडजेसेंट एंगल से ना एक और चीज़ मिलता जुलता है, जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इतना बेसिक कभी पढ़ते नहीं है। वे बुक उठाएंगे और सीधा आप थ्योरी पढ़ेंगे, तो कभी कभी वर्ड वगैरह में करके ना उनको प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे एक वर्ड आता है लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर को बहुत से लोग एडजेसेंट एंगल से कंफ्यूज कर जाते हैं। एक होता हमारा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को देखिए, जैसे अगर मान लो कि यह एक लाइन, इस पर एक पॉइंट है, और यह एंगल हमारा कितना है, मान लो इसको हम बोल देते हैं θ1 है, और यह क्या होगा, θ2। तो इसमें सारी प्रॉपर्टी वही एडजेसेंट एंगल की होती है, कि जैसे इसमें क्या होना चाहिए, इसमें एक लाइन कॉमन होना चाहिए। तो जैसे मान लो इसको हम बोल देते हैं ए ओ सी, और यह बी हो गया, तो आप देखोगे इसमें भी ओ बी वाला लाइन जो है कॉमन है दोनों में। लेकिन यहाँ पे कंडीशन यह होती है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, यहाँ पे कंडीशन यह होता है कि जो दोनों एंगल है ना, थीटा प्लस θ2, यह क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होनी चाहिए। यानी इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तभी यह लीनियर पेयर कहे जाएंगे, ठीक है। वरना क्या होगा, जैसे देखो यह क्या होगा, यह 90 डिग्री हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है एडजेसेंट एंगल, लेकिन लीनियर पेयर में इनको 180 डिग्री मस्ट होना चाहिए। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, इसको हमेशा याद रखिएगा, वरना आप भी कंफ्यूज कर जाओगे। अगर क्वेश्चन में आ गया कि लीनियर पेयर है, अल्फा एंड बीटा आर लीनियर पेयर, तो आप पता चला कि आप उसको एडजेसेंट एंगल समझ के कर रहे हो क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े। देखो और कुछ छोटी चीज़ें, जैसे एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर तो आप जानते हो, जैसे अगर मान लो कोई एंगल है यह, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसी लाइन होता है जो इस, जैसे मान लो ये हमारा ए ओ बी है, ट्रायंगल है, या ए ओ सी है, तो यह लाइन ओ बी जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। मान लो ये अगर पूरा 60 डिग्री का होगा, तो इसको 30 डिग्री और 30 डिग्री में इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा, और ये पूरा एंगल कितने का, 60 डिग्री का है। तो ये तो फिर इसमें तो कोई आपको मतलब ऐसा कठिन चीज़ नहीं है, इसके नाम से पता चल रहा है कि कोण समद्विभाजक, ठीक। हाँ, लेकिन एंगल बाइसेक्टर में एक काम की थ्योरी है, उसको नोट कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट बना देते हैं। तो अभी तक समझिए काम की चीज़ आपने दूसरी चीज़ सीखने जा रहे हैं आप। पहला आपने यहाँ पे सीखा, ठीक है, यह हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होगा, एडजेसेंट लाइन और लीनियर पेयर इनका हमेशा यूज होता है। और अगली चीज़ जो आप सीखने जा रहे हो कि देखो, जब यह जो लाइन सेगमेंट जो इस एंगल बाइसेक्टर को डिवाइड करता है ना, इस लाइन सेगमेंट में कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, क्या, ई। तो इस पॉइंट का ना दोनों लाइन से ना इक्वी डिस्टेंस पे होता है। अगर दोनों इस पॉइंट से दोनों लाइन के बीच की दूरी देखी जाए, तो जैसे मान लो यहाँ से हम इसको ड्रॉप कर देते हैं परपेंडिकुलर, और यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। देखो कभी भी डिस्टेंस की बात की जाए ना, जैसे मान लो इस लाइन से अगर हमसे पूछा जाए कि इसका डिस्टेंस क्या होगा,
तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कि वह परपेंडिकुलर होता है, तो इसीलिए बोला जाता है, इसको डिस्टेंस बोला जाता है। यह डिस्टेंस नहीं बोला जाएगा कि इस पॉइंट से इस लाइन का, क्योंकि इस प्रकार से आप देखोगे तो यह अनंत हो जाएगा। आप इसको पैरेलल करते जाओ, कभी मीट ही नहीं करेगा, तो अनंत हो जाएगा। नहीं, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी को ही हम डिस्टेंस मान के चलते हैं। तो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी क्या होती है? या परपेंडिकुलर दूरी होते हैं। इसीलिए कभी भी आप परपेंडिकुलर ही हम ड्रा करते हैं। जैसे आपने ट्रायंगल में मेंसुरेशन में देखा होगा ना कि जब हमको ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, हमको हाइट चाहिए होता है तो परपेंडिकुलर। इसी तरह जब हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो हाइट का मतलब होता है कि सामने वाले लाइन या वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करो। क्लियर है? तो उसको हाइट बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर इन दोनों के पॉइंट को आप परपेंडिकुलर कहीं से भी ड्रा करोगे, तो जैसे मान लो ई है ना, इसको हम मान लेते हैं एफ और ये हो गया हमारा जी। तो यह ध्यान रखना हमेशा कि ई एफ बराबर क्या होगा? ई जी। यानी उस लाइन सेगमेंट से किसी भी जगह पे आप ड्रा, इस लाइन सेगमेंट से दोनों लाइन के बीच की जो दूरी होती है ना, वह ऑलवेज इक्वल होता है। आप चाहे यहाँ पे पॉइंट ले लो, चाहे इससे यहाँ से इस तरह से मीट करा लो, यह भी क्या होगा? यह भी बराबर होगा। ठीक है, जैसे यह बराबर हो गया। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा सबसे काम का चीज़ है लाइंस और एंगल में, अब उसको हम सीखने जा रहे हैं। जैसे मान लो ये हमारा कोई दो लाइन है इस तरह से, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पैरेलल है। ठीक है, ऐसे दो लाइंस हैं, या हम पैरेलल लाइंस लेके हम जो चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं इसमें भी समझा सकते हैं, पैरेलल लाइंस में भी समझा सकते हैं। और इससे हमको दो फायदा हो जाएगा कि पैरेलल लाइन के बारे में हमको आपको कुछ डिस्कस करना, उसको भी समझा देते हैं, उसी साथ साथ में हम आपको इसको नॉमेनक्लेचर बता देते हैं। देखो इसमें क्या है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका नॉमेनक्लेचर हमको पता होना चाहिए। जैसे आप अभी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है कि इकोनॉमिक्स के नॉमेनक्लेचर क्या है, तो आप कैसे पढ़ोगे कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है। उसी प्रकार ज्योमेट्री में सभी नॉमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए। तो चलो ये दो हमारा पैरेलल लाइंस है, मान लो कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन से इसको इस प्रकार से इंटरसेक्ट करती है। अब यहाँ ध्यान समझना, इसको हम नाम देते हैं एंगल 1, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये हमारा हो गया 5, 6, 7 एंड 8। अब देखो ध्यान समझो, इसमें दो एंगल हैं। एक एंगल होता है 1, 2, जो ये बाहर है ना, इस जो पैरेलल लाइंस के बाहर है, देखो या 1, 2, और यहाँ पे पैरेलल लाइन के बाहर कौन सा है? जैसे इसको नाम दे दो, इस लाइन ए बी और इसको सी डी बोल देते हैं हम। तो इस लाइन ए बी और सी डी के बाहर कौन कौन से लाइन है, कौन कौन से एंगल हैं? आपको हो गया एंगल 2, एंगल 1। इसी तरह देखो इस सी डी के बाहर कौन सा लाइन है, कौन सा एंगल है? एंगल 7 और एंगल 8। तो इन एंगल्स 1, 2, 7, 8 को बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल। और जो ये लाइन के अंदर हैं, ये 3, 4, यहाँ पे देखो 6 और 5, इनको बोला जाता है इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले चीज़ समझ लो कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया? एंगल 1, 2, 7 एंड 8। और इंटीरियर एंगल आपका कौन सा हो गया? इंटीरियर एंगल्स हो गए आपके, ये हो गया कितना? 3, 4, 6 और 5। यह हो गया आपका इंटीरियर एंगल। अब देखो इसमें एक आपको कुछ चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें समझनी है, वह काम की चीज़ है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको समझिए कि एक होता है हमारा अल्टरनेट एंगल। अगला वर्ड लिखते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल का मतलब क्या हुआ? यह बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान समझो। देखो इस 3 को, 3 के बाद 4 है ना, 3 को छोड़ के जैसे इस साइड के इसके बाद जैसे ये हमारा है ना, इसको छोड़ के फिर इधर आ जाओ। इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे यह 4 है ना, इस 4 के बाद यह कौन सा? 6। तो इनको बोला जाता है अल्टरनेट एंगल। जैसे अगर हम बात करें कि 3,5, 4,6, इनको बोला जाता है कि यह अल्टरनेट एंगल है। क्लियर है? और आगे देखते हैं, एक हमने आपको बताया था कि अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बताया था आपको। या उससे भी पहले एक हम बात कर लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है? संगत कोण होगा। करस्पॉन्डिंग का मतलब ही हो जाता है कि जिस संबंधित हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है,
करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल के नाम से ही आप समझ पा रहे हो कि यह इसमें क्या है कि जो संबंधित हो। जैसे हमने देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप कहोगे दो किससे संबंधित, बताओ दो किससे संबंधित होगा। जो ये एंगल होगा वह किससे मिलता जुलता आपको लग रहा है। आप देख के अगर बता कहोगे तो आप कहोगे कि यह हमको 2 मिल रहा है, किससे, 6 से मिलता जुलता है। ठीक है। इसी तरह मैं 1 की बात करूं तो आप किससे कहोगे मिल रहा है, यह 1 आपका मिल रहा है किससे, 5 से मिल रहा है। ठीक है। इसी तरह मैं अगर आपको एक हमारा सॉरी 2 किससे मिलेगा, 2 किससे मिलेगा, 6 से। और हमने बोला 1 किससे मिलेगा, 5 से मिलेगा। 3 किससे मिल रहा है, देखो 3, यह एंगल आपको थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि यह जो एंगल है देखो इस एंगल के बराबर होगा ना, ऐसा लग रहा है कि नहीं। तो यह इसके बराबर हो गया। ठीक है, यह इसके बराबर होगा। ठीक है, 3 7 के बराबर होगा। या ऐसा करते हैं हम इसको लिखते चलते हैं, हो सकता है इससे कन्फ्यूजन हो रहा होगा। देखो पहला समझो, पहला हमने बोला कि 2 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा, कोई डाउट। फिर 1 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, कोई दिक्कत। फिर देखो अगला 3 किसके बराबर होगा, 2 6 के बराबर होगा ना। 1 मिनट, ये 2 6 के बराबर हो गया। 3 किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर हो गया। और 4 किसके बराबर हो जाएगा, 4 हमारा हो जाएगा ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, इसके। ठीक है, 8 के बराबर होगा। इसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। तो इनको बोला जाता है करेस्पॉन्डिंग एंगल। और यह क्या होते हैं, यह इक्वल होते हैं। यानी अगर यह एंगल मान लो 60 डिग्री है तो एंगल 6 भी 60 डिग्री होगा। अगर एंगल 5 मान लो 10 डिग्री है तो एंगल 4 भी कितना होगा, 10 डिग्री होगा। ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर पैरेलल लाइंस है, उसको एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही है तो इसको बोला जाता है कि ये एंगल क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स, आर इक्वल। यह बात तो क्लियर हो गई पूरी तरह से। और ये हमने बताया कि यह हमारा अल्टरनेट एंगल होता है। तो अगर यह लाइन अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये भी पैरेलल लाइन्स है तो ये अल्टरनेट लाइन्स भी क्या एंगल्स क्या होंगे, आर इक्वल, आर इक्वल्स। क्लियर है। अब देखो एक छोटी सी चीज़ समझना, जैसे हम बोलते हैं कि एंगल इक्वल हमारा ना, जैसे मान लो यह 60 डिग्री होगा तो अभी हमने बताया था कि आपको वो अपोजिट एंगल यह है और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यह भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यह 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इक्वल वर्ड के जगह पे हम वर्ड यूज करते हैं हमेशा कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही इक्वल होता है, लेकिन हम यहाँ पे इक्वल ना बोल के कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। कॉन्ग्रुएंट के लिए मैंने आपको एक बार समझाया था कि जैसे अगर मान लो 1 रुपये का यह सिक्का है, कोई दूसरे 1 रुपये का सिक्का इस पर रख दोगे तो एकदम हूबहू यही सेम साइज होगा, यानी यानी बिल्कुल सेम हो। ठीक है। और हमने सिमिलरिटी में बताया था कि अगर एक होता है कि इसके सिमिलर है, जैसे यह भी सिमिलर लग रहा है, छोटा वाला बड़ा वाला दोनों को सेम लग रहे हैं लेकिन साइज में डिफरेंस है। लेकिन अगर दोनों सेम साइज के मान लो इस तरह से फिगर है, इनको एक दूसरे पर रख दिया जाए तो यह ओवरलैप कर जाए, यानी इनका विड्थ, इनका साइज, इनका शेप सभी बराबर हो, उसको कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। उसी तरह से जब अगर यह 60 एंगल, यह भी 60 एंगल, तो बोला जाता है एंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है। तो ध्यान से एक बार सारी चीज़ों को समझ लो फिर से। हमने अभी तक आपको बताया कि पहले तो यह नॉमेनक्लेचर समझ में आया कि नहीं आपको, कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है और अल्टरनेट एंगल क्या होता है। ये चीज़ें आप अगर समझ गए तो आप सबसे पहले इसमें जो जरूरी समझना है कि जो ये अल्टरनेट एंगल होंगे यह इक्वल होंगे, यानी 3 5 के बराबर होगा। एंगल 3 बराबर एंगल 5 के बराबर होगा ये अल्टरनेट एंगल। एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा, ये अल्टरनेट एंगल बराबर हो गए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया, दूसरी चीज़ बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर होगा, कोई दिक्कत। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर होगा। इसी तरह से एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के बराबर होगा। और एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के बराबर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। यह दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ मैंने बताया कि आपको जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, वे ऑलवेज इक्वल होते हैं। अगर 2 लाइन्स इस तरह से कट करें तो यह एंगल इसके बराबर होगा, यह एंगल इसके बराबर होगा। हो सकता है शायद मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, इसको मिस कर दिया। यहाँ पे लिख लो कि θ1 बराबर में θ2 होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसको लिख लो, एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल।
क्लियर है? तो अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब देखो तीसरी बात हम समझ लेते हैं। तीसरी बात बोला तो इसमें 7 5 के बराबर, 6 8 के बराबर, तो आप कहोगे, या यहाँ पे देखो 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर है, आप कहोगे 1 बराबर में 3 और एंगल 2 बराबर में एंगल 4। इसी तरह से एंगल 5 बराबर में एंगल 7 और लास्ट देख लो एंगल 6 बराबर में एंगल 8। तो ये छोटी सी चीज़ है, इसको एक बार आप पूरा पूरा पुनः एक बार आप वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार इसको आप रिवाइज कर लीजिए, 2 2 3 3 बार इसको रिवाइंड करके देख लीजिए, क्योंकि यही छोटी सी चीज़ पूरे ज्योमेट्री में आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा। जहाँ भी एंगल की बात होगी तो यही जितना हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा ना, ठीक है, यही 1 2 3 4 5, इन्हीं 5 चीज़ों को बार 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 आपको अप्लाई करना होगा। एक इसको अगर इंक्लूड कर लिया अपोजिट एंगल को 6, बाकी हमारा तो थ्योरम होता है। तो यहाँ तक अगर आप पूरी चीज़ें समझ गए तो हम 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मान लो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको गिवन है कि मान लो ये पैरेलल लाइन है इस प्रकार से, ठीक है, 2 ट्रांसवर्सल लाइन है, यह पॉइंट हमको दिया ए, यह ए बी, यह आपका सी डी, यह है आपका ई एफ, यह है आपका ई एंड एफ, और ये हो गया जी और एच। हमको दे रखा है यह 50 के बराबर, यह 30 सेंटीमीटर में, और यह 40 सेंटीमीटर। और हमको एक जानकारी और दिया है कि बी एच बराबर कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। बी एच यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमको 100 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ डी एफ क्या होगा, इसका मान हमको बताना है। तो देखो हमने बताया कि करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इस तरह से यह इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो जो इंटरसेप्ट होता है ना, जैसे इसको बोला जाता है इंटरसेप्ट, इस दूरी को बोला जाएगा इंटरसेप्ट। इसी तरह अगर हम यहाँ से इस लाइन को लें तो यह कहोगे कि आप इस दोनों लाइन के बीच में इंटरसेप्ट कितना हो गया, यह इतना पूरी दूरी इंटरसेप्ट हो गई। तो इंटरसेप्ट के जो करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट होते हैं उनका क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है। तो देखो जब यह हमने बोल दिया और रेशियो है ना, तो आप फ्री हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। देखो जैसे मैं कहूँ कि आप चाहो तो लिखो ए सी अपान में क्या लिख सकते हो, ए सी अपान में सी लिख लो, बराबर में बी डी अपान में क्या लिख सकते हो, डी एफ लिख सकते हो। या आप चाहो तो ए सी अपान में बी डी लिख लो, और यहाँ से चाहो तो आप लिख लो, यहाँ से लेके पूरा इसको ऐड कर लो, ए ई अपान में, यहाँ से पूरा इसको लिख लो, ए एफ लिख लो, ठीक है। कुछ भी है, बस आपको ध्यान देना कि करस्पॉन्डिंग यानी जो चीज़ें यहाँ पे कर रहे हो वही चीज़ें यहाँ पे करोगे, ठीक है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। तो जैसे हमको देखो ए एच गिवन है तो ए जी भी हम निकाल सकते हैं, और सी भी हमको गिवन है तो डी एफ निकाल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, हमारा आ जाएगा आंसर। क्योंकि देखो अगर हम कुछ और लें, जैसे ए सी लें तो बी डी के बारे में जानकारी नहीं है, और हम कुछ ले लें जैसे ई जी ले लें या ए ई ले लें तो कुछ हमको जानकारी नहीं है, हमको बस केवल यहाँ बी एच के बारे में जानकारी है। तो बी एच के करस्पॉन्डिंग इधर कौन सा होगा, ए जी होगा। तो हमने बोला कि ए जी, तो इस ए जी के बराबर क्या होगा, इधर साइड में बी एच हो जाएगा। अच्छा, हमको चाहिए डी एफ, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, यानी इसके समतुल्य कौन सा साइड होगा, यह सी ई वाला होगा। तो सी अपान में कितना हो गया, डी एफ। तो ए जी लिख लो कितना हो जाएगा, 120 अपान में 100, सी कितना है 30 अपान में डी एफ। सॉल्व कर लो, यह हो जाएगा आपका 0 से 0, या ऐसे काट देते इसको, हो जाएगा कितना 40 यानी 4 हो जाएगा। तो डी एफ कितना आ जाएगा 25, कितना होगा 25, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, 25 सेंटीमीटर। तो बस आपको इसमें ध्यान देना करस्पॉन्डिंग, जैसे अगर आप लिखना चाहते हो कि नहीं मुझे लिखना है कि ए ई, तो हमने बोला कि आप लिख लो ए ई। तो बस जब यहाँ पे ए लिख रहे हो तो इसके साइड भी उतना ही लेना है। तो बी से कहाँ तक जाओगे, एफ तक जाओगे। तो ये हो गया बी और एफ हो गया, ठीक है, बराबर में। अब जैसे आप चाहते हो कि नहीं अब हम ई जी लिखेंगे तो लिख लो ई जी। तो यहाँ पे भी देखें ध्यान देना, एफ एच एफ और एच लिखोगे, ठीक है। आपने सोचा कि नहीं अब हमको लिखना क्या, अब हमको लिखना सी ई लेना है, सी ले लो भाई आप। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, डी एफ हो जाएगा। नहीं आपने बोला कि नहीं मुझे सी जी लेना है, तो ठीक है सी जी ले लो। तो यहाँ से क्या लगेगा, डी और यहाँ पे मान लो एच लोगे तो डी एच। तो इस प्रकार से कुछ भी आप कर सकते हो, समझ रहे हो। बस आपका ध्यान देना कि करस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए,
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं एंगल पे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जो है उसको सीखेंगे, बाकी हम तो इस पर क्वेश्चन करेंगे ही ढेर सारा। मान लो आपको कुछ इस प्रकार से एक फिगर दिया है और इसके बारे में हमको बताना है। यह मान लो यह हमको दे रखा है कितना, C है, यह B है आपका, यह A है, यह पॉइंट O है, ठीक है। और इस प्रकार से कोई एक लाइन यह है आपका क्या, D, और क्या दिया हुआ है हमको, यह लाइन E दे रखा है। मान लो यह एंगल हमको दिया कितना 3x, यह लाइन दे रखा है कितना 2x डिग्री, यह दिया 90 डिग्री, यह दे रखा हमको y डिग्री, और यह एंगल दे रखा कितना 105 डिग्री। तो मैंने आपको एक चीज़ बताना उचित, मतलब बताया नहीं, मुझे लग रहा है कि आपको पता होगा कि एक पॉइंट के एक क्रॉस में अगर हम चारों तरफ इसको घूम जाएं तो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ये बात तो आपको पता होगी। जैसे मान लो अगर ये हमारा दो इंटरसेक्टर लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो यह एंगल A है या B है या C है या D है, तो यह कितना होता है ABC प्लस D मिलकर 360 होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि बताइए x प्लस वाई क्या होगा। बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि x और y आप निकाल के बताओ मुझे। x और y के बारे में पूछा गया कि ज़रा बताइए x y का मान क्या होगा, ठीक है। करते हैं कैसे, देखो अब ध्यान से समझना, एक एक छोटी छोटी चीज़ मैं आराम से आपको समझाता हूँ। पहले यह बताओ यह एंगल कितना होगा, आप कहोगे यह तो एक स्ट्रेट एंगल होगा, या ऐसे भी सीधा बोलो कि यह कितना होगा 180 डिग्री। तो यह कितना हो गया, इसमें क्या क्या 2x है, y है और प्लस 90 है। आप कहोगे 2x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। आपने कहा कि 2x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। क्लियर है? इसी तरह यहाँ पे देखा तो आपने बोला कि यह भी 180 डिग्री होगा, तो आप कहोगे 3x प्लस 105 बराबर में कितना हो गया 1080। यह कितना हो गया 3x प्लस 105 बराबर में 180, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा 75, तो यानी 25 हो गया। x आ गया 25 डिग्री, तो y कितना आ जाएगा बताओ। यहाँ से अगर y निकाल लो तो y बराबर आ जाएगा 25 दूना 50 यानी 40। तो हमको बताना है x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 25 40 कितना होगा 65। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 65 डिग्री। क्लियर है? इसी तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं तभी हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं और देखिए ये फिगर मान लो हमको दिया इस प्रकार से क्वेश्चन है कि मान लो x और y दो पैरेलल लाइंस हैं, एक्स वाई एक लाइन है और एक पी क्यू है, दो पैरेलल लाइंस हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। और एक हमारी यह क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। इसको मान लेते हैं यह पॉइंट हमारा A था और यह पॉइंट B है। और यहाँ पे क्या है कि एक इस प्रकार से यह फिगर हमको दिया हुआ है, बस हमको जानकारी दे रखा है कि x और y क्या है पैरेलल लाइन से, बस इसके अलावा हमको कोई जानकारी नहीं है। देखो जब भी लाइन होता है ना इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि यह सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन जैसे मान लो कभी कोई अगर आपसे अच्छा टीचर कोई मिल जाएगा, अगर आपसे पूछ ले कि बताओ लाइन क्या होती है, तो मुझे विश्वास है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यह क्वेश्चन वह कर रहे हैं लेकिन कभी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते कि लाइन्स क्या होती है, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं होती है। कभी हमसे एग्जाम में नहीं पूछा था कि लाइन क्या होते हैं। लेकिन जैसे कभी आपको किसी छोटे भाई को या किसी को बताना हुआ जो अभी 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ रहा हुआ, पूछ लिया कि आपको लाइन क्या है, तो अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो छोटी चीज़ें आपको कम से कम आनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई बहुत कठिन चीज़ है, बस आपने कभी इसको ध्यान नहीं दिया। एक बार देख लोगे तो फिर हमेशा लाइफ लॉन्ग के लिए याद रहेगा। देखो यह हमको क्या दे रखा है, यह एंगल दिया x डिग्री, यह एंगल हमको दिया कितना 60 डिग्री। क्लियर है? मान लो यह भी इस प्रकार से एक लाइन है, यह 60 डिग्री, यह हमको दे रखा है 20 डिग्री, यह दिया है y डिग्री, यह कितना y डिग्री है, और एक और हमको जानकारी दे रखा है यह कितना 35 डिग्री, और यह हमारा O। तो हमसे क्या पूछा है इसमें, हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x डिग्री क्या होगा, इसका मान बताइए आप। ठीक, अब देखो इसको कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, इसको अप्रोच करना है, यक्स चाहिए। अच्छा यह बताओ यह 20 डिग्री है,
ये कितना है 20 डिग्री है। अगर हमको यह एंगल पता चल जाए, ये इस अल्फ़ा को यह अल्फ़ा पता चल जाए, तो अल्फ़ा प्लस x डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर मिलकर कितना हो जाएगा 180 होगा। भाई एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। और यह हमको कैसा पता चलेगा, हमको पता है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वह इक्वल होते हैं, तो यह 60 होगा, तो यह कितना हो गया 60 हो गया। अच्छा अगर यह 60 हो गया तो इस पूरे एंगल की बात करें तो यह क्या हो जाएगा 180 डिग्री बन जाएगा। आप कहोगे 60 डिग्री प्लस अल्फ़ा प्लस 35 मिलकर कितना हो जाएगा, यह बन जाएगा 180। देखो अभी छोटा छोटा शुरुआत है ना, तो हमको लिखना पड़ रहा है। आप धीरे धीरे कैसे करोगे, आपको लिखना नहीं होगा, आप सोचोगे 60 यह हो गया 35, 60 यह हो गया 35, इतना 95, तो ठीक सीधा आप इसको क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी 105 डिग्री, ठीक है, सीधा आप इसको घटा दोगे, कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा 85। अल्फ़ा हमारा कितना आ गया यहाँ से, तो अल्फ़ा यहाँ से आपका आ गया कितना, यह हो गया 85। क्लियर है। तो अगर अब यह 85 है तो फिर हमारा काम तो बन गया। अब यह 85 या 20, यह कितना हो गया 105, तो यह कितना हो जाएगा x कितना हो जाएगा, x आपका हो गया 75 डिग्री। ठीक है, तो अभी के लिए बस जितना चीज़ें बताई गई, थ्योरम जितना प्रॉपर्टी बताई गई ना उसको याद कर लीजिए। फिर जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हम सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन लिए हमने। तो अभी के लिए बस 2 क्वेश्चन कराने या 3 क्वेश्चन करने का यही पर्पज़ था कि थोड़ा सा आप इसको समझ सको कि एक्चुअली में इसको हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं ट्रायंगल की। देखो इसलिए मैं वहाँ पे बोल रहा था कि हमको क्या करना चाहिए, पहले ज्योमेट्री कवर करना चाहिए। देखो जिनके सिलेबस में ज्योमेट्री है ना, तो उनको पहले ज्योमेट्री कवर करना चाहिए, फिर मेंसुरेशन कवर करना चाहिए, क्योंकि यह हमको क्या होता है डबल टास्क हो जाता है कि एक बार मेंसुरेशन में ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिर हमको यहाँ पे पढ़ना होता है। वहाँ पे तो बस केवल हमको एरिया निकालना होता है, यहाँ पे तो बाकी सारी चीज़ें कि इन सर्कल क्या होता है, इन रेडियस क्या होता है, सर्कम सर्कल क्या होता है, सर्कम रेडियस क्या होता है, ठीक है, और फिर सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, आर्थो सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को जब यहाँ पे पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। लेकिन मेरा मेंसुरेशन पहले करने का बस इतना ही था कि हो सकता है कि बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके सिलेबस में मेंसुरेशन ना हो, तो उनको केवल अगर मेंसुरेशन पढ़ना है तो फिर वो मेंसुरेशन पढ़ें। लेकिन आपने देखा कि कई ऐसे क्वेश्चन थे, जैसे हमने कोण को कट कर रहे थे, कोण को हमको कट करना पड़ रहा था, तो वहाँ पे हमको सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए था। फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन थे जहाँ हमको टेंजेंट पता था कि टेंजेंट जब क्रॉस करेगा एक सर्कल का तो वह 90 डिग्री होता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ज्योमेट्री कवर करना चाहिए अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यानी जिनके एग्ज़ाम में क्या है ज्योमेट्री है, उनको पहले ज्योमेट्री पढ़ना चाहिए, उसके बाद मेंसुरेशन पढ़ना चाहिए। तो ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल पे तो काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं। अब देखो ज्योमेट्री में क्या आपको नया सीखना उसको सीखो यहाँ पे। तो ट्रायंगल क्या होता है, 3 जो नॉन कोलिनियर लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। देखो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे मान लो ए है, यहाँ पे एक बी है, यहाँ पे सी है। तो यह किसी एक प्लेन पे नहीं है, अगर एक लाइन ड्रा करो तो बी और सी तो मान लो एक प्लेन पे, लेकिन ए नहीं है, उसी तरह ए बी एक प्लेन पे है एक, और सी नहीं है। ठीक है, तो इनके द्वारा इन जो इनक्लोज फॉर्म सब बनता है, फिगर बनता है, उसको ट्रायंगल बोलते हैं। अब देखो इसमें आपको जो सबसे जरूरी चीज़ सीखनी उसको सीखते हैं पहले, बाकी चीज़ें बहुत डिस्कस हो चुकी है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हम इसको डिटेल मतलब बेसिक नहीं करेंगे, क्योंकि यह हम सारी चीज़ें हमने मेंसुरेशन सीख रखा है। पहले यहाँ पे भी समझ लो कि इसको बोला जाता है इंटीरियर एंगल। ये छोटी सी बात, यह जो हमने इस लाल रंग से बनाया यह हो गया इंटीरियर एंगल। तो यानी आप कह सकते हो कि यह एंगल ए बी सी, और हमने आपको एक चीज़ बताया था कि एंगल ए बी सी, तो यह जो बीच में होता है ना उसी की बात की जाती है। यानी लाइन ए और लाइन ए बी और लाइन बी सी के बीच में जो बना एंगल है, लाइन ए बी और लाइन बी सी, जिस क्रम में लिखा है बिल्कुल उसी क्रम में ये बनता है बी सी। जैसे मैं अगर लिख दूँ ए सी बी, तो देखो यह इस प्रकार से बनेगा कि लाइन ए सी के बीच में और फिर लाइन सी बी के बीच में, तो यह ए हो गया, यह सी हो गया, यह बी हो गया। तो देख रहे हो ए सी और सी बी। तो ये लिखने का क्रम हमेशा सही रखना चाहिए, क्योंकि जब अभी आगे आप सिमिलरिटी पढ़ोगे ना तो इसका बहुत ही यूज होने वाला है कि वहाँ पे क्रम से ही मैटर करेगा। तो यह जो हमने एंगल बनाया अंदर, इसको बोला जाता है इंटीरियर एंगल, और इनको बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल। ये पॉलीगन में एक बार हमने आपको बताया था, यह हो गए हमारे क्या हो गए एक्सटीरियर एंगल। और देखो अगर मान लो यह अल्फा एंगल है ना, और ये मान लो आपका ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, तो जो सबसे पहले काम की चीज़ उसको समझो। पहले सबसे काम की चीज़ जो ट्रायंगल में सीखने को मिला कि सम ऑफ
एक एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, और कौन से इसके जस्ट अपोजिट वाले, इसके सामने वाले मतलब। तो आप इसको ऐसे पढ़ लो कि एक्सटीरियर एंगल बराबर लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल बराबर हो गया सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल क्या मतलब हुआ कि देखो इसके ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका इंटीरियर, इसके जस्ट अब कौन सा एंगल हो गया? यह थीटा 3 हो गया। तो इसके अपोजिट कौन सा हो गया? थीटा 1 और थीटा 2, यही हो गया ना। तो इसी को बोला जाएगा कि अगर हमको अल्फा की बात करनी है तो अल्फा बराबर होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। यह हमेशा याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो अगर यह बीटा होगा तो बीटा बराबर क्या होगा? इसके अपोजिट एंगल, तो इसके सटा हुआ कौन सा एंगल है? इसके एडजेसेंट में बिल्कुल बगल में कौन सा? थीटा 2। तो ये तो अपोजिट नहीं होगा, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा? थीटा 1 थीटा 3, थीटा 1 प्लस थीटा 3। और इसी तरह अगर ये गामा होगा तो गामा बराबर होगा, आप कहोगे इसके अपोजिट कौन से होंगे? थीटा 2 प्लस थीटा 3। क्लियर है? तो यह सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जो सीखा इसमें, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? अब देखो ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, आप इसको अगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। देखो जैसे मान लेते हैं कि यह 60 एंगल है, 60 डिग्री है, इसको मान लेते हैं यह भी 60 डिग्री है, यह कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, यह भी हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी इसको ऐसा रहने देते हैं कि यह हमको मान लो नहीं पता है, या चलो यह 60 डिग्री है, तो यह 60 डिग्री हो गया। तो बताओ यह पूरा टोटल कितना होगा? यह टोटल कितना होगा? टोटल का हो गया आपको 180 होगा भाई। 20 अगर मान लो सी डैश कर दें तो यह एंगल कितना हो गया? यह वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा? आप कहोगे यह 180 होगा। तो यह अगर 60 है तो यह कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो यही चीज़ आप यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हो कि यह 60 प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा डायरेक्ट। इसी तरह देखो यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बेसिकली हम इसको एक बार जोड़ के फिर 180 से घटा रहे हैं ना। जैसे देखो मान लो यहाँ पे यह 45 है, यह 90 है, तो यह 45 90 हो जाएगा। अब यह एंगल कितना होगा? यह 180 में से 45 प्लस 90 घटा देंगे, यानी 135 घटाएंगे तो यह कितना होगा? 45 होगा। तो यह जो 45 घटा रहे हैं, अब फिर अब इसको निकालने के, अल्फा घटाने के लिए क्या करेंगे? फिर 180 में से थीटा 3 घटाएंगे। तो बेसिकली हम इसको 2 बार घटा रहे हैं, तो इससे अच्छा कि जो यहाँ पे जोड़ के आया वही डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दें। ठीक है, आप बात समझ पा रहे हो नहीं? तो बस यह लिखने का तरीका है, लेकिन हाँ इसको जानते रहिए। यह पहला फार्मूला हुआ। अब देखो जैसे हमने साइड के, अगर साइड से अगर हम ट्रायंगल को एक हमने डिवाइड किया तो हमने 3 ट्रायंगल, हमको पता चला 3 या 4 ट्रायंगल में हमने इसको डिवाइड किया। पहला आइसोस्केलन, सॉरी स्केलन ट्रायंगल विषमबाहु, आइसोस्केल्स समबाहु, मतलब 2 भुजाएं समान हो। फिर इक्विलैटरल जिसकी सभी भुजाएं समान हो, और राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन अगर आप एंगल में इसको डिवाइड करना चाहो, एंगल के हिसाब से इसको बांटना चाहो, तो पहला आपको मिलेगा क्या? एक्यूट एंगल, जिसमें कोई भी एंगल, एक्यूट मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो एक इक्विलेटरल एंगल क्या हो गया? वह एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्यों? क्योंकि इसके सभी एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। तो एक होता है आपका एक्यूट ट्रायंगल को हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं। इसमें क्या होगा? सभी एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होंगे। दूसरा हो गया हमारा ऑब्ट्यूज के नाम से ही पता चला कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज के नाम से ही पता चला है कि भाई इसमें क्या, कोई एंगल तो कम से कम 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो जी हाँ, वही होता है कि इसमें कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए कि 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो, कम से कम एक एंगल होना चाहिए। जैसे ये हमारा ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो गया, यह एंगल क्या 90 डिग्री से बड़ा है। और तीसरा क्या होता है? राइट के बारे में हमको पता है, जिसमें क्या हो? एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो यह क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, अब ट्रायंगल्स की और कुछ प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। जैसे अभी तक हमने सीखा क्या कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है उसके अपोजिट एंगल के इंटीरियर एंगल का बराबर होता है। फिर हमने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल के ट्रायंगल के बारे में जाना। अब देखो आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल की हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जैसे मैं अगर आपसे 3 साइड दे दूं किसी ट्रायंगल का,
और मैं आपसे पूछूँ बताओ यह एक ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको एक साइड दे दूँ 1, 3 और 5, मैं बोलूँ कि किसी भी ट्रायंगल की ये 3 साइड हैं, तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? अगर मैं कहूँ किसी भी एक ट्रायंगल के 3 साइड्स अगर 1, 3, 5 है, तो क्या यह एक ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो देखो, इसको डिसाइड करने के लिए इसको डिसाइड कैसे करते हैं? तो पहली प्रॉपर्टी कि किसी भी ट्रायंगल की किसी भी 2 साइड का सम तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर मान लो 3 साइड का लेंथ ए बी सी है, तो a प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन सी, या कह लो b प्लस सी ग्रेटर देन ए, ऑलवेज ग्रेटर देन ए होगा। या आप कह लो कि क्या होगा, a प्लस सी ग्रेटर देन बी। यानी हम कह सकते हैं किन्हीं 2 साइड का जो सम होगा वह तीसरी साइड से बड़ा होगा। अगर हम इसमें 2 साइड को देख लेते हैं, 3 और 1, ये 4 हो जाएगा, लेकिन यह क्या है, 5 से छोटा है। इसका मतलब है कि यह एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। पहली बात हमेशा याद रखना। दूसरा, किसी 2 साइड का, ठीक है, यानी 2 साइड्स का जो डिफरेंस होगा वह तीसरी साइड से क्या होगा, कम होना चाहिए। क्लियर है? किसी 2 साइड का डिफरेंस अगर हम लें तो वह हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। जैसे अगर a माइनस बी करेंगे तो यह ऑलवेज लेस देन c। इसी तरह b माइनस सी करोगे तो यह ऑलवेज लेस देन a। इसी तरह a माइनस सी करो तो यह ऑलवेज लेस देन b होगा। ठीक है, जो a b जो इसमें बड़ा होगा उसको देख सकते हैं। बस मेरा कहने का मतलब कि अगर इनका डिफरेंस निकालोगे तो यह हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप बता सकते हो कि यह जो गिवन साइड्स गिवन है हमको, उससे हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कि एक ट्रायंगल बनाने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसके 2 साइड का जो सम है वह तीसरी साइड से बड़ा हो और 2 साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा हो। अब अगर मैं आपसे मान लो 3 साइड दे दूँ किसी ट्रायंगल का, जैसे ए बी सी 3 साइड है, मैं आपसे पूछूँ बताओ कि ये जो हमको गिवन ट्रायंगल है, ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है, कैसे आप डिसाइड करोगे? ठीक है, तो यह कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो जैसे मान लो कि यह एक आपको ट्रायंगल यह दिया हुआ है, ए बी सी इसके लेंथ है, ठीक है। यह मान लो आपका एंगल, यह ए हो गया, यह बी हो गया और यह सी हो गया। तो बी के सामने वाला एंगल साइड बी, सी के सामने वाली साइड कितना सी है और ए के सामने वाली ए है। तो देखो, जो आगे लिखने जा रहा हूँ यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन 2 प्रॉपर्टी के अलावा। इसको भी याद कर लीजिए आप अच्छे से। पहला चीज़, अगर हमारा ट्रायंगल एक्यूट एंगल होगा तो एक प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान देना कि जो सी हमारा है, सी क्या है, यह लार्जेस्ट साइड है, यह ए और बी से बड़ा है। क्लियर है? तो देखो, अभी हमने सीखा कि अगर जो सबसे बड़ी साइड होगी, ठीक है, यानी किसी 2 साइड का सम होगा वो उसके बड़ी वाली साइड से, यानी किसी भी 2 साइड का सम कर दो तो वह तीसरे एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम मान लेते हैं कोई साइड से दे रखे हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा वाला साइड होगा ना, उसका स्क्वायर हमेशा छोटा होगा दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो यह ट्रायंगल कैसा होगा? यह ट्रायंगल होगा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा देखते हैं, अगर आपका सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, यह तो क्या होगा, आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और तीसरा देख लो, अगर सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया तो बचा हुआ कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? तो यह हो गया कि किसी भी ट्रायंगल के साइड्स के इस अनुसार आप बता सकते हो कि कौन सा वह ट्रायंगल एक्यूट होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा या ऑब्ट्यूज होगा। और अगर आपको साइड पता है तो आप बता सकते हो कि यह एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ट्रायंगल में 2 रूल होते हैं, उसको ध्यान से समझ लो। एक साइन रूल होता है, एक कोसाइन रूल होता है। जैसे मान लो यह ट्रायंगल हमको दे रखा है
ठीक है, ये मान लो ए है, या बी है, या सी है। तो मान लो ए के सामने जो साइड्स है इसकी लेंथ कितना ए है, क्लियर है। सी के सामने जो साइड है वो उसका लेंथ सी है, और बी के सामने जो साइड है उसका लेंथ कितना बी है। साइन कोसाइन रूल पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ और आपको बता देता हूँ कि देखो, जैसे यह एंगल मान लो हम मान लेते हैं ये अल्फ़ा है, यह बीटा है, यह गामा है। तो इस ट्रायंगल में क्या होता है या एंगल में क्या होगा, जिसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी, ठीक है, वह एंगल बड़ा होगा। सपोज करो ए की वैल्यू अगर 5 है, ठीक है, बी की वैल्यू मान लो अगर 4 दिया है, और 4 की जगह पे मान लेते हैं इसको 6 मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू कितना मान लेते हैं 4, ठीक है। तो अगर ये हमको इस तरह से 5 4 6 मान लो दिया हुआ है, तो जो देखो अगर हम आपसे कहें कि बताओ अल्फ़ा और बीटा में कौन सा बड़ा होगा, तो देखो अल्फ़ा के सामने जो भुजा क्या है ये 4 है, बीटा के सामने जो भुजा हुआ कि उसकी साइड्स कितने, साइड्स की लेंथ क्या है, लेंथ कितना 6 है। तो अगर सामने इसके अपोजिट साइड्स अगर बड़ा होगा तो एंगल हमारा बड़ा होगा, ठीक है, और अगर साइड्स छोटी होंगी तो एंगल क्या होगा, छोटा होगा। तो आप कह सकते हो कि ये जो अल्फ़ा के सामने जो साइड है ए सी, यह छोटा है, यह 4 है, और इसके सामने यह 6 है, तो आप कह सकते हो अल्फ़ा जो हमारा होगा क्या होगा, वह बीटा से छोटा होगा। इसी तरह अगर बीटा 6 है और गामा कितना 5 है, तो आप कह सकते हो बीटा हमारा क्या है, गामा से बड़ा होगा, बीटा हमारा गामा से बड़ा होगा। और अगर हम अल्फ़ा गामा की बात करें तो गामा कितना 5 है और अल्फ़ा कितना 4 है, यानी गामा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। यह बात क्लियर हो गई, यानी जो साइड बड़ी होगी उसका एंगल भी बड़ा होगा, बस सिंपल से इतना लॉजिक है। अगर यह साइड बड़ी होगी तो यह एंगल बड़ा होगा, ठीक है, और यह साइड अगर यह मान लो बीटा है, और इन दोनों साइड में अगर हम तुलना करते हैं इन दोनों साइड में, तो मान लेते हैं अगर यह 4 है और यह 3 है, आप कहोगे बीटा जो हमारा क्या होगा वह अल्फ़ा से बड़ा होगा। तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, जो हम साइन और कोसाइन रूल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि साइन रूल क्या होता है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, इसका यूज आपको जगह जगह पे करना पड़ेगा। तो देखो यह एक ट्रायंगल है, मान लो इस प्रकार से आपको गिवन है, इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी, साइड्स हैं ए के सामने ए, सी के सामने सी मान लो, बी के सामने सी बी, यह लेंथ दिया हुआ है, क्लियर है। तो इसमें बस केवल इतना देखो इसमें क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना, यानी जो इसके सामने वाला साइड होगा तो उसके रिस्पेक्ट में हम देखो लगाते हैं कोसाइन रूल। जैसे ए है तो ए साइन, यह एंगल ए के सामने साइड क्या है, ए है, तो ए अपान में लिख देंगे हम कितना, साइन ए। उसी तरह साइन, या बी है किसके सामने, एंगल बी के सामने, तो आप कहोगे बी अपान में साइन बी, या साइन बी अपान में बी लिख सकते हो, आप उल्टा लिख सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसी तरह सी के सामने कौन सा होगा, साइन सी। तो इनका जो रेशियो होता है ना यह बराबर होता है, इसको बोला जाता है साइन रूल, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, इसका बहुत जगहों पे यूज होगा बार बार, यह होता है साइन रूल, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है कोसाइन रूल। देखो इन जो साइन रूल होता है, कोसाइन रूल होता है, हम ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ते हैं। अगर इंटर वगैरह में आप पढ़े होंगे तो आपने इसको ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका हमको यूज होता है ज्योमेट्री में, क्योंकि हमको यहाँ पे साइड का रेशियो पता हो चल जाता है, तो हम साइड के यानी हमको यहाँ पे क्या होता है, एंगल भी बताना होता है और साइड के लेंथ भी बताना होता है। मेंसुरेशन में तो हमको लेंथ से मतलब होता है, वहाँ पे एंगल का मतलब ही नहीं होता है। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो वहाँ पे एज सच कोई हमको लेंथ वगैरह मेजर नहीं करना होता, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, क्लियर है। अब कोसाइन रूल क्या होता है कि अगर एंगल ए के सामने वाली भुजा ए हो, एंगल सी के सामने वाली साइड सी हो, एंगल बी के सामने वाली साइड्स बी हों, तो कोसाइन रूल होता है कास ए बराबर आप लिखोगे कॉस ए, यानी ए क्या है हमारा, एंगल ए है, तो देखो इसमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में 2bc। अब इसको याद करने का तरीका देखो ध्यान से, बहुत ही आसान है, इसको बहुत जल्दी याद कर लोगे आप। आपने एंगल ए लिया तो ए के सामने वाला साइड क्या होगा, देखो ए के सामने वाली साइड क्या होगी, ए के सामने वाली साइड ए है। इसी तरह बी की सामने वाली साइड क्या, बी है, और सी की सामने वाली साइड कितना, सी है। तो जिसको लेंगे उसको हम छोड़ देंगे, उसको माइनस करेंगे। तो जैसे हमने देखो एंगल ए लिया तो ए को हमने छोड़ दिया, यानी ए को माइनस किया, बी और सी ले लिया। इसी तरह देखो कॉस बी लोगे
तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर घटा देंगे और नीचे में क्या करेंगे, इस ए सी को ले लेंगे 2 टाइम्स ए सी। बिल्कुल याद करने का आसान तरीका है। कॉस सी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान में 2 टाइम्स ए बी। क्लियर है। इसको बोला जाता है कोसाइन रूल, और ये जो ऊपर लिखा हमने यह उसको बोला जाता है साइन रूल। ठीक है। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल आप याद कर लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया, इनको याद करना कोई कठिन बात नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कुछ ऐसे नॉमेनक्लेचर है ना, कुछ ऐसे नाम होते हैं जो आपको बार बार सुनने को मिलता होगा जब भी आप ट्रायंगल पढ़ोगे, ज्योमेट्री पढ़ोगे। तो जैसे हमने थोड़ा सा इसका हिंट आपको दिया था शुरुआत में कि जैसे एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन रेडियस, सर्कम रेडियस। ठीक है। इस प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें हम जो सुनते हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम इसको बारी बारी से यानी एक एक करके सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एल्टीट्यूड क्या होता है। तो मान लेते हैं यह हमारा एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल हमको गिवन है क्या, ए बी सी मान लेते हैं, एक हमको ट्रायंगल दे रखा है। तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि सामने वाले वर्टिक्स से, ठीक है, यानी अपोजिट साइड के वर्टिक्स से सामने वाली भुजा पे, साइड पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इसको बोला जाता है एल्टीट्यूड। इसी तरह इस बी से अगर हम सी पे ड्रा करते हैं, ए सी लाइन पे ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर, तो यह एल्टीट्यूड हो गया। तो जैसे मान लो इसको मान लेते हैं कितना, बी ई ए एफ, और इसको मान लेते हैं सी जी, यह जी मान लेते हैं, यह हो गया हमारा जी। तो ये क्या हो गया, इसको बोला जाता है एल्टीट्यूड। तो पहली चीज़ आपने समझ लिया कि एल्टीट्यूड क्या होता है। ठीक है। आई थिंक ये सबको पता होगा। तो एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं, 3 हो सकता है। दूसरा टर्म आता है हमारा, वो होता है मीडियन। मीडियन क्या होता है कि सेम अपोजिट साइड के वर्टिक्स से सामने वाले साइड पे जब हम मीडियन ड्रा करते हैं तो वो साइड को क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट कर देता है। जैसे अब मान लो यहाँ से हम ड्राई करते हैं, अब यहाँ पे कोई या परपेंडिकुलर नहीं होता है, यानी इस तरह से लाइन हम ड्रा करते हैं कि ये इसको बाइसेक्ट कर दे। तो अगर इस मान लो पूरी लेंथ, इस पूरे साइड की लेंथ अगर 10 है तो इसको 5 में डिवाइड कर देगा। क्लियर है। इसी तरह देखो, इसको हम मीट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ट्रायंगल मान लो ए बी सी है, यह ई हो गया, यह जी हो गया, और ये मान लो एच हो गया या एफ हो गया, जो भी। ये हो गया हमारा मीडियंस। तो मीडियन जहाँ पे मीट करते हैं उसको बोला जाता है सेंट्रॉयड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड। अच्छा, मीडियन की एक प्रॉपर्टी और होती है। जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है और यहाँ से एक मीडियन में ड्रा कर देता, हमको पता है ये क्या करता है, इसको इक्वली बाइसेक्ट कर देता है। तो चूंकि जो इस ट्रायंगल, देखो जैसे एक ट्रायंगल बनेगा ए बी सी, बड़ा वाला हो गया, तो इसमें 2 ट्रायंगल बन, अगर हम मान लेते हैं ये अब ट्रायंगल हमारे एच है ना, ये इस या डी पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जो एरिया होगा, राइट, मान लेते इसका एरिया 1 होगा तो इसका भी एरिया 1 होगा, और इस पूरे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया का आधा होगा, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 2। और इसको प्रूव करना कोई कठिन बात नहीं है, आप समझ सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, बेस अगर दोनों का इक्वल हो गया, चूँकि अगर यह भी ए हो गया तो यह भी ए हो गया, और इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, हाइट तो सेम होगा। जो इस पूरे ट्रायंगल का मान लो हाइट होगा, वही इस वाले पार्ट का भी हाइट होगा, राइट, और वही इस वाले पार्ट का भी हाइट होगा। ठीक है। तो मान लेते हैं कुछ ट्रायंगल हमारे इस प्रकार से, तो इसको हम ड्रा करेंगे तो यह भी हाइट इसी होगा। तो देखोगे ये क्या होता है, 1 इंटू ए इंटू एच, यहाँ पर करोगे ए इंटू एच, तो यहाँ से क्या पता चला हमको कि दोनों का एरिया सेम आ जाता है। तो दोनों का एरिया सेम आ जाता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर मीडियन क्या होता है, इक्वली 2 भागों में बांट देता है। ठीक है। तो यानी अगर हम देखेंगे ए बी सी में, तो एच ए एच जो है मीडियन, इसको ड्रा कर देता है, ए बी एच एक ट्रायंगल बन जाएगा, एक ए एच सी, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वली हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से आप चाहो तो ए बी सी में देख लो, तो बी ई वाला जो है ये क्या होगा, ए बी ई, और दूसरा क्या बन जाएगा, बी ई सी। तो ये क्या करेगा, 2 भागों में डिवाइड कर देगा। तो अगर इसका 1 होगा तो इसका 1 होगा, तो पूरे ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, 2 होगा। क्लियर है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़े। अब देखो, मीडियन अगर आपको पता चल गया, तो इसी में एक टर्म और चीज़ हम इसी के साथ समझते हैं, इसको अलग से नहीं समझेंगे, कि मीडियन जहाँ पे मीट करते हैं ना, मीडियन जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉयड। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रॉयड। तो यह मान लो हमारा यह क्या हो गया, सी पॉइंट हो गया। ठीक है। तो सेंट्रॉयड को हमने यहाँ पे सी तो मान लो यहाँ पे आ चुका है, तो इसको बी से मान लेते हैं या जी मान लेते हैं, चलो जी से डिनोट कर देते हैं।
आप कभी बुक में देखोगे तो ओ से डिनोट किया जाता है, कोई भी आप कुछ भी मान लो। तो मान लो ये सेंट्रॉइड हमारा जी है, तो सेंट्रॉइड क्या करता है कि मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि 2 क्या होगा, 1 कहाँ पे होगा। तो देखो, जो वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड के बीच की दूरी 2 होगी, और सेंट्रॉइड से लेके साइड के बीच की दूरी 1 होगी। तो यहाँ से देखो, वर्टेक्स से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी 1 होगी, और सेंट्रॉइड से लेके साइड के बीच की दूरी कितना होगी, 1 होगी। इसी प्रकार यह 2 होगा तो यह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो आप कहोगे, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस तरह से लिख देता हूँ कि देखो कि एजी अपान में मान लो जी एच इसको बोल दिया, बराबर में बी जी अपान में जी ई इक्वल्स टू सी जी अपान में मान लो इसको हमने क्या नाम दे देना है, डी दे दो, ये डी पॉइंट है, जी डी, ये बराबर कितना है, 2:1 के होगा। क्लियर है। ये हो जाएगा 2:1। तो यह बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़े। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि मीडियन सीखा। तो मीडियन की जहाँ पे मीट करते हैं उसके बारे में, उसको क्या बोलता है, सेंट्रॉइड। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने सीखा कि सेंट्रॉइड क्या होता है। ठीक है, सेंट्रॉइड। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ है कि अब हम सीखते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। देखो, अगर कोई एक ट्रायंगल है इस प्रकार से, एंगल बाइसेक्टर हमने बताया कि एंगल को क्या इक्वली डिवाइड कर दें। अगर मान लो ट्रायंगल यह ए बी सी है, क्लियर है, यह ट्रायंगल ए बी सी है, और अगर इनके एंगल बाइसेक्टर को अगर एक्सटेंड करें, जैसे मान लो इसका एंगल बाइसेक्टर यह है, इसी प्रकार इसका यह एंगल बाइसेक्टर और इसका यह एंगल बाइसेक्टर है, तो दो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेंगे ना, उस पॉइंट को बोला जाता है इन सेंटर। क्या बोलते हैं, इन सेंटर। और यह इस प्रकार से एक क्या बनता है, आपका इन सर्कल बनता है। ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेंगे उसको क्या बोला जाता है, इन सेंटर। इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए आप, इसको बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, कि एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेंगे वहाँ उस पॉइंट को बोला जाता है इन सेंटर। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, यह भी एंगल बाइसेक्टर है, इक्वली डिवाइड कर रहा है दो एंगल में। अगर 60 डिग्री होगा तो उसको 30-30 में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। क्लियर है। तो इन सेंटर हो गया होने की वजह से ये क्या होगा, अगर मान लेते इसका इन रेडियस आर है तो यह भी आर होगा, यह भी आर होगा, तो यह भी आर होगा। तो आप कह सकते हो कि जो इन सेंटर होता है वह तीनों साइड से इक्वली डिस्टेंस पे होता है। अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो वह क्या होगा, इक्वली डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का मतलब यह नहीं है कि यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात, अब यह नहीं बात, यह डिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर, इसके बारे में बताया हमने कि डिस्टेंस क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर। तो यह होता है इक्वली डिस्टेंस होता है। तो आप इन सेंटर के बारे में जान लीजिए बिल्कुल। और आखिर एक और चीज़ आगे देखते हैं। अगला जो हम टॉपिक समझते हैं वह सरकम सेंटर के बारे में समझते हैं कि सरकम सेंटर क्या होगा। तो एक हमने देख लिया इन सेंटर, अगला देखते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, अभी तक हमने क्या सीखा कि मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, सेंट्रॉइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है। अब सरकम सेंटर के बारे में बात करते हैं। तो सरकम सेंटर जो आपको मिलता है ना, सरकम सेंटर जो आपको मिलेगा वह होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, यानी इस साइड को क्या करो आप परपेंडिकुलर ड्रा करो, ठीक है, इस प्रकार से, और ये इसको क्या करे, बाइसेक्ट करें। तो इनको बढ़ाओ, एक्सटेंड करो, या जहाँ पे मीट करेंगी वह पॉइंट आपका कहलाता है सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं उसको हम, सरकम सेंटर। तो एक सेकंड इसको रुक जाइए, कुछ इस प्रकार से यह पॉइंट हो गया आपका सरकम सेंटर। क्लियर है। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, ओ से डिनोट कर देते हैं। यह ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ठीक है, ये हो गया हमारा सरकम सेंटर। तो यह जो हमारा ओ हुआ ना, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। और यह जो लाइंस हैं इनको क्या बोला जाता है, ये लाइंस हमारे हैं, इनको बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दी साइड्स। इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दी साइड्स। ठीक है, ये क्या थे हमारे,
ये हमारा था एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो जब इनको मीट करोगे ना तो आपका एक बनता है, एक ट्रायंगल बनता है, वह क्या बोलते हैं उसको, सरकम सर्कल बनता है। जब आप एंगल बाइसेक्टर को मीट करते हो तो वहाँ पे आपका इन सर्कल बनता है और यहाँ पे आपका बनेगा सरकम सर्कल। थोड़ा सा इसको ऐसा करते हैं, सही से बना देते हैं। यह हो गया आपका क्या, सरकम सर्कल, ठीक है। तो आप इसमें से देखोगे कि अगर ये हमारा सेंटर होगा तो इनके वर्टेक्स से क्या होगा, यह इसका रेडियस होगा, क्योंकि ये सर्कल को टच करता है। क्लियर है, यानी कुछ इस प्रकार से ये होगा। तो ये इसको मीट नहीं करेगा, यह वाला वाइट वाला जो हो सकता है इसके बराबर या कहीं भी हो, मतलब मेरा कहने का मतलब बस यही आपका सरकम रेडियस होगा, यह आर होगा, यह आर होगा, यह आर होगा। क्लियर है। तो चूंकि यह क्या है, सेंटर हो गया, तो सेंटर से इसकी दूरी सभी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यह हो गया हमारा रेडियस, सरकम सेंटर। और एक हमारा आखिरी है वह है इक्वी सेंटर, सॉरी आर्थो सेंटर। तो आर्थो सेंटर के बारे में क्या होता है कि वह जब हम एल्टीट्यूड मीट करते हैं ना, कि एल्टीट्यूड जैसे हमने पहला ही देखा था, जहाँ एल्टीट्यूड मीट होता है ना, उस पॉइंट को हम बोलते हैं आर्थो सेंटर। तो मान लो इसको भी हम ओ से ही डिनोट कर दे रहे हैं, ये हो गया आर्थो सेंटर। ऐसा करते हैं, हम इसको नीचे समझ लेते हैं अलग से। अगला हमारा है आर्थो सेंटर। तो पहले मैंने सोचा कि आपको अलग अलग चीज़ें बताया जाए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या, एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन, लेकिन उससे बेहतर है कि हम उस एक ही चीज़ में समझते जाएं कि देखो एल्टीट्यूड मैंने आपको बता दिया। अब देखो एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं, ठीक है। यह एल्टीट्यूड हमारा है, ड्रा किया हमने, यह हो जाएगा, और इस तरह से हमने इसको ड्रा कर दिया। तो यह जहाँ पे मीट करता है ना, जहाँ पे मीट करेगा उस पॉइंट को बोलते हैं आर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर। अब आर्थो सेंटर के बारे में एक चीज़ आपको याद रखना होगा। देखो आर्थो सेंटर के बारे में आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए हमेशा, कि आर्थो सेंटर जैसे मान लो, अगर यह ट्रायंगल, जैसे मान लेते हैं इस ट्रायंगल को बात कर लेते हैं, यह ए हो गया, यह आपका बी हो गया, यह सी हो गया, यह डी मान लेते हैं, ठीक है। यह इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं। तो हमको बताना है कि देखो बी ओ सी, यह ट्रायंगल ना, अगर आप ट्रायंगल बी ओ सी की बात करें, ट्रायंगल बी, एंगल बी ओ सी, तो यह ट्रायंगल, सॉरी यह एंगल जो होगा, यह एंगल इस एंगल से क्या रिलेशन होता है, इसको याद रखना। यह होता है 180 माइनस में डिग्री ए, मतलब एंगल ए। अच्छा ऐसा क्यों होता है, इसको भी समझ लो, आसान है। देखो यह 90 डिग्री हो गया, तो यह भी 90 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर यह 90 हुआ, यह 90 हुआ, तो यह, और देखो अगर आप ध्यान से देखो तो एक आपका चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रिलेटर बन रहा है इस प्रकार से, ठीक है। यह 90 हो गया, यह 90 हो गया, यह ए है और यह हमारा ओ है। तो हमको पता है यह कितना हो जाएगा, बचे हुए दोनों मिला के 180 होना चाहिए। टोटल इंटरनल इंटीरियर एंगल कितना होता है क्वाड्रिलेटर का, 360 डिग्री। तो 90 90 180 यह हो गया। तो अगर यह ए होगा तो यह कितना होगा, यह 180 माइनस में ए हो जाएगा, तभी मिला के पूरा 360 हो जाएंगे। जरा इसको बढ़ा लो, तो यह देख रहे हो, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यह कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा कि यह एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए। अच्छा अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मुझे यह वाला एंगल बता दो, यह वाला एंगल बता दो, तो आप कहोगे कोई बात नहीं। अगर हमको एंगल बी पता हो तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी बराबर कितना होगा, 180 माइनस में कितना हो जाएगा, बी। इसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि यह वाला एंगल बताओ तो कहोगे आपको कोई दिक्कत नहीं, एंगल ए ओ बी हमको बताना है, तो हमको एंगल 180 में से एंगल सी सब्ट्रैक्ट कर देना है। यह हो गया आर्थो सेंटर के बारे में जानकारी, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है, यह बार बार आपको यूज होगा। तो देखो इस प्रकार से यह कुछ नामन क्लेचर हैं, आपने इसको सीख लिया। कि अब इसको मैं एक एक करके बताता जाता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि एल्टीट्यूड क्या होता है, कि सामने वाले अपोजिट साइड के वर्टिक्स से सामने वाले साइड्स पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और अगर दो एल्टीट्यूड किसी ट्रायंगल के जहाँ मीट करते हैं उसको बोला जाता है आर्थो सेंटर। क्लियर है। और आर्थो सेंटर में अगर यह एंगल निकालना होगा तो इस सामने वाले एंगल से 180 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगला हमने सीखा कि मीडियन क्या होता है, अपोजिट साइड के वर्टिक्स से सामने वाले साइड पे जब हम ड्रा करते हैं तो यह इसको क्या, साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है, समद्विभाजित कर देता है। और एल्टीट्यूड जहाँ पे मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। अब मीडियन क्या होता है,
सॉरी सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। किसमें? 2:1 में मीडियन को। 2 वाला पार्ट कौन होता है? जो वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड के बीच का, और 1 वाला पार्ट कौन सा होता है? सेंट्रॉइड से लेके सेंट्रॉइड से लेके साइड तक का। यह हो गया मीडियन और सेंट्रॉइड की चर्चा। ठीक है, आगे हमने पढ़ा तो हमने बोला कि भाई अगर हम एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो एंगल क्या, बाइसेक्टर क्या होता है कि वह एंगल को इक्वली 2 भागों में बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है समद्विभाजित करना। ठीक है, लिटरल मीनिंग समझ लो, तो कोई इसमें ऐसा कोई टफ चीज़ नहीं है। तो जहाँ पे 2 एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं वह पॉइंट होता है आपका इन सेंटर। उसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर। इन सेंटर को अगर मीट करोगे तो यह आपका बनता है एक इन सर्कल रेडियस, इन सर्कल बनता है। ठीक है, यानी जिसको बोला जाता है अंतःवृत्त। और इसका रेडियस अगर आर होगा तो इस पॉइंट से अगर आप तीनों साइड के दूरी क्या होगी? इक्वल होगी। और हमने एक सीखा और कि सरकम सेंटर, यानी अगर इसको हम परपेंडिकुलर भी ड्रा करें और या क्या करें, इसको बाइसेक्ट भी करें इक्वली, तो यह पॉइंट जहाँ पे मीट करेगा उसको बोला जाता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को अगर हम, ये हमारा सरकम सेंटर हो गया, तो अगर हम सर्कल एक ड्रा करें, यानी परिवृत्त ड्रा करें, तो जो इसके जो सर्कल होगा ना वह इनके तीनों वर्टेक्सेस से होकर गुजरेगा। ठीक है, इनको टच करता हुआ होकर गुजरेगा। तो हम कहेंगे कि इस सेंटर से, सरकम सेंटर से तीनों वर्टेक्स की दूरी क्या होगी? समान होगी। क्योंकि ये तीनों रेडियस ही हैं। और आर्थो सेंटर का भी हमने बताया कि क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है। क्लियर है? तो केवल बस इतना ही रखते हैं, फिर अब हम आगे शुरू करेंगे कल से थ्योरम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इसमें जो थ्योरम है ट्रायंगल में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हो सकता है कि कल की पूरी क्लास, यानी जो आने वाली पूरी क्लास ट्रायंगल के थ्योरम में ही डिस्कस करने में चली जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ढेर सारा थ्योरम है। फिर उसके बाद हमारा ट्रायंगल है, सर्कल में ढेर सारे थ्योरम है। ठीक है, फिर हमारा क्वाड्रिलेटरल, तो वहाँ पे तो थ्योरम का पार्ट कम है। तो हमको लगता है कि आने वाले 3 से 4 वीडियो हमको कम से कम सभी थ्योरम ही डिस्कस करने में लगेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन खूब करेंगे ताकि सारे थ्योरम का हमको एप्लीकेशन आ जाए। और देखो, बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि उनको बहुत नाम वगैरह याद करते हैं ना, ये सब नहीं करना है आपको। बिल्कुल आपको एग्जाम देना। ठीक है, आपको पीएचडी नहीं करना है, या आपको अगर टीचिंग कराना है तो अलग बात है, वरना आपको केवल एग्जाम देना है। तो आप बस केवल जैसे ये आपको आना चाहिए, जैसे एपोलोनियस थ्योरम आ जाएगा, कोई नाम आ जाएगा, तो स्टुअर्ट थ्योरम आ जाएगा, आप सीधा याद रखो बस। केवल ऐसा नहीं है कि कोई बहुत आपको नाम याद करना है। क्लियर है? याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आप जैसे पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि इसका नाम क्या है, लेकिन फिर भी हमारा काम चल जाता है। समझ रहे हैं आप हमारी बात? तो केवल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर हो सकता है कन्फ्यूजन होने लगे। तो सबसे पहले करिए, आप इतनी सारी चीज़ों को ग्रैप्स करिए, इसको 2 बार 3 बार देखिए, रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अब वहाँ से समझ लो ये बिल्कुल बेस था, समझ रहे हो? अब इसके बाद से हमको केवल थ्योरम पढ़ना है बिल्कुल, क्योंकि अब इसके बाद कोई और सर्कल में भी कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, वहाँ पे थ्योरम ही पढ़ना है हमको। क्वाड्रिलेटरल के मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने डिस्कस कर रखे हैं मेंसुरेशन में, लेकिन यहाँ पे कुछ बताना है आपको कि कहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, कहाँ पे डायगोनल्स इक्वल होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम आगे आने वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको मेरे द्वारा जो ये प्रयास है पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।